हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज सोशल साइंस का भूगोल। सोशल साइंस में जो भूगोल चैप्टर है इसके बारे में हम लोग चलेंगे। ये ज्योग्राफी जिसके पहले नंबर एक्सरसाइज का ग खंड यानी कि ग एक खंड है, भाग है, उसके बारे में जानेंगे। और ग खंड में हम लोग जानेंगे, पहले तो हम लोग ये जानेंगे पहला नंबर एक्सरसाइज में संसाधन, और संसाधन का ही एक रूप है जो वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में हम लोग जानेंगे। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन और इन सभी चीज के बारे में वन यानी पूरे विस्तार से जानेंगे। हमारे पूरे दुनिया में कितने वन हैं और हमारे भारत में किस प्रकार के वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितना भाग है पूरे दुनिया से, कितना भाग जो है हमारे भारत में वन पाए जाते हैं, कितने भूमि पर वन पाए जाते हैं, सारी बात आज क्लियर करेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत अगर करें तो पहले ये जाने कि वन कहते किसे हैं, वन किसे कहते हैं। तो हम लोग ये जानेंगे कि वन किसे कहते हैं। तो इसमें जानते हैं शुरुआत नंबर में कि वन वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं, वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं, भूमि के उस भाग को हम वन कहते हैं जहां पे पेड़ पौधों का घिरे हुए, जिस जगह को पेड़ पौधा का किए हुए रहता है, घेरे हुए रहता है, उसे हम वन कहते हैं। या हम लोग ऐसे जाने कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियां के द्वारा आच्छादित, आच्छादित का मतलब होता है घिरा हुआ, आच्छादित मतलब क्या होता है, घिरा हुआ। तो घिरा होता है, कैसा होता है, घिरे होते हैं। याद रखेंगे कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियां के द्वारा घिरे हुए होते हैं, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, वन कहते हैं। वन जो होता है दो प्रकार के होते हैं, वन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। वन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक वन और एक मानव निर्मित वन। प्राकृतिक वन उसे बोलते हैं जो प्रकृति के द्वारा उपजता है या विकसित करता है, उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। और एक होता है मानव निर्मित वन या मानव जनित वन। मानव निर्मित वन उसे बोलेंगे या मानवित वन उसे बोलेंगे जो मानव के द्वारा विकसित करता है, उसे मानव निर्मित वन कहते हैं। प्राकृतिक वन और मानव निर्मित वन। प्राकृतिक वन वे वन जो स्वतः विकसित करता है, वो खुद से जन्म लेता है, खुद से बढ़ता है, खुद से विकसित होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक वन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, प्राकृतिक वन बोलेंगे। अगला नंबर जो है मानव निर्मित वन। मानव निर्मित वन वे वन जो मानव के द्वारा विकसित होते हैं, उसे मानव निर्मित वन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मानव निर्मित वन कहते हैं। क्लियर। वैसा वन जो प्रकृति के द्वारा विकसित करता है उसे प्राकृतिक वन, जो मानव के द्वारा विकसित करता है उसे मानव निर्मित वन कहते हैं। तो ये आप क्लियर रखिए। आगे अगर हम लोग जाने कि वन हमारे भारत में कितना है, तो ये पहले अगर शुरुआत करें तो ये देखेंगे कि वन और वन्य जीव, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। वन और वन्य जीव के साधनों का प्रकार, साधन कितने प्रकार का, इसका वितरण मतलब प्रसारण, फैलाव कितना है, इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कि वन के विस्तार के नजरिए से, वन फैलाव के नजरिए से अगर देखा जाए, तो वन के फैलाव के दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत जो है विश्व का 10वां देश है। याद रखिएगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है पूरे दुनिया का 7वां स्थान पे है, वैसे ही वन के दृष्टि से भारत पूरे दुनिया का 10वां स्थान पे है। याद रखेंगे, वन के फैलाव के दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, वन के फैलाव की दृष्टि से भारत पूरे दुनिया का 10वां स्थान पे है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग जानते हैं 7वां स्थान पे पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग जानते हैं तो पहले स्थान पर। आप लोग को पता होगा कि जनसंख्या जो पूरे दुनिया में जनसंख्या भारत का सबसे जब्बल है, सबसे ज्यादा है, तो पहले स्थान पे है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान। और हम लोग पढ़ रहे हैं वन, तो वन के दृष्टि से याद रखेंगे कि वन के दृष्टि से ये 10वां स्थान पे है। कितना स्थान पे है, 10वां स्थान पे। क्लियर। चलिए, कहता है कि वन विस्तार के नजरिए से अगर देखा जाए तो भारत विश्व का 10वां देश है। यहाँ करीब पूरे भारत भर में 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। याद रखिएगा, पूरे भारत के भूमि पर, भारत के जितना क्षेत्रफल है उन पूरे क्षेत्रफल में 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का फैलाव है, विस्तार है। आगे अगर बात करें तो जो रूस की बात करें तो भारत का आपको बताना चाहिए, पूरे दुनिया में रूस जो है सबसे पहला स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वन के दृष्टि से भी पहला स्थान पे है, जिसमें 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे वन का फैलाव है। कौन, रूस में।
और रूस है जो पहला स्थान पे, रूस पहला स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और वन के फैलाव की दृष्टि से भी जानेंगे। तो वन के विस्तार की दृष्टि से रूस जो है 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैलाव करता है वन का। आगे करें जो प्रथम स्थान पे आता है, विश्व का प्रथम स्थान में है। आगे अगर बात करें तो भारत में 2009 में 2001 में भारत में 2001 में जब वन की अगर संख्या का आंकलन किया गया था, गिनती किया गया था, यानी कि मापा गया था दृष्टि से, उसमें हम लोग जानेंगे कि भारत में 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन का फैलाव था। तो इसको आप VBI में याद रखिएगा क्या कि 2001 की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? 2001 की। 2001 ईस्वी में 19.7% याद रखिएगा, 19.727% जो है भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैले हुए थे 2001 ईस्वी में। तो ये अब ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा गया है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। तो इतना आपको आएगा। साथ में कहता है कि वन सर्वेक्षण के अनुसार अगर बात किया जाए, वन का सर्वेक्षण जैसे लोगों का जनसंख्या का सर्वेक्षण होता है, गिनती होता है, वैसे ही वनों का सर्वेक्षण, जैसे जनसंख्या के जनगणना होता है ना, वैसे ही वनों का सर्वेक्षण यानी जांच पड़ताल किया था। तो उसके अनुसार अगर बात किया जाए तो अभी वर्तमान समय में वन जो है 20.55% भौगोलिक यानी पूरे देश में भौगोलिक क्षेत्र पर अगर बात किया जाए, पूरे भूगोल यानी पूरे हमारे भारत की पूरे धरती का जो क्षेत्र है, भारत की क्षेत्र, उस भाग पे अभी कितना परसेंट में 20.55% है जो वन का विस्तार है, फैलाव है। 2001 इसमें 19.27% और 2000 अभी वर्तमान की अगर बात किया जाए, वर्तमान यानी कि 2022-23 की अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग जानेंगे कि 20.55% भूगोल अति का विस्तार है, वन का विस्तार है। कहता है जिसमें से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये सबसे आगे आपको है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो सबसे आगे है, जहां पर यही अकेला जो है जो पूरे देश की बात किया जाए या पूरे इस अंडमान निकोबार क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो अपने पूरे क्षेत्रफल का 90.3% वन का विस्तार रखता है और इससे भी ज्यादा रखता है। सोचिए 90% से भी ज्यादा रखता है वन का विस्तार पूरे एरिया का। यानी कि अंडमान निकोबार में अगर जितना क्षेत्रफल है उन पूरे क्षेत्रफल का 90% यानी कि 90% से भी ज्यादा 90% से भी ज्यादा वनों का विस्तार है, प्लस में है वनों का विस्तार 90% से भी। तो ये बात याद रखिएगा जो सबसे आगे है। कहता है कि 90.3% जो है वनों का विकसित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे अगर बात किया जाए हम लोग तो आगे देखेंगे कि वृक्षों के घनत्व के आधार पे, वृक्षों के घनत्व का मतलब समझिएगा, घना कितना घना है। तो वृक्षों के घनत्व के आधार पे अगर बात किया जाए तो वन को 4 कैटेगरी में रखा गया है, 4 से 5 कैटेगरी में रखा गया है। कितने कैटेगरी में? 4-5 कैटेगरी में, यानी 4 कैटेगरी में याद रखिएगा, लेकिन 5 कैटेगरी में 4 से 5 कैटेगरी जो है यहाँ पर आपको आ जाएगा। पहला जो आएगा अत्यंत सघन वन, अत्यंत सघन वन। अत्यंत सघन वन में कौन आएगा? अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा, सघन मतलब घना, सघन का मतलब क्या होता है? घना। तो अत्यंत मतलब बहुत और सघन मतलब घना, यानी बहुत ज्यादा घना हो उस एरिया को हम लोग अत्यंत सघन वन कहेंगे। या ये आप कह सकते हैं कि जी वैसा क्षेत्र जहां पे 70% जिस एरिया के पूरा क्षेत्रफल के 70% से भी अधिक मात्रा में वन का विस्तार हो, उसे हम लोग अत्यंत सघन वन कहेंगे, यह वाले क्षेत्र बोलेंगे। आगे अगर बात करें सघन वन, सघन मतलब घना वाला एरिया, तो घना वाला एरिया में उसको बोलते हैं जो घना हो, ऐसा नहीं कि घना नहीं हो, घना हो लेकिन 40% से 70% के बीच में हो। 70% से भी अधिक अगर घना रहेगा तो अत्यंत सघन में, और 70% से कम रहे लेकिन 40% से ज्यादा होना चाहिए। 70% से कम और 40% से ज्यादा के बीच में अगर घनाई हो तो उस एरिया को हम लोग बोलेंगे सघन वन। क्या बोलेंगे? सघन वन बोलेंगे। आगे अगर बात आता है खुले वन की, तो खुले वन जो है ये कुल भौगोलिक क्षेत्र में आता है जो 10% से लेकर के 40% के बीच में आएगा। 10% से 40%, यानी 40% से कम और 10% से ज्यादा, ये दोनों के बीच में अगर जो वन आते हैं उन सभी वन को हम लोग बोलेंगे कौन? खुले वन कहेंगे। क्या बोलेंगे? खुले वन। अगला आता है झाड़ियां के बारे में, तो ये होता है झाड़ी।
तो झाड़ी में जानेंगे कि वैसे वन जो 10% से भी कम, वैसे जगह, वैसे भौगोलिक क्षेत्र जिसमें 10% से भी कम, 10% से भी कम क्या आते हैं, वैसे वन जिसमें 10% से भी कम घनत्व में वृक्षों का क्षेत्र रहेगा, ठीक ना। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे कि कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों की घनत्व जो है 10% से भी क्या है, कम। पहली बात तो याद रखेंगे, अत्यंत सघन घन में 70% ज्यादा और सघन वन में 70% से कम। बात रहा खुले वन की, तो खुले वन होता है जो 40% से कम होता है लेकिन 10% से ज्यादा होता है। और अगर हम लोग झाड़ी की बात किया जाए तो झाड़ी जो वैसे जगह आ जाएंगे जो 10% से बहुत कम रहेगा, 10% से जीरो पे ले लीजिए, 0 से 10% पे, तो ये झाड़ियां, ये 4 को बिल्कुल याद रखिएगा। बाकी को मैग्रोव बनाते हैं, मैग्रोव वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तटीय वन के भी नाम से जानते हैं। तो ये बिल्कुल समुद्र के किनारे या तालाब हो या आप नदी नाला हो, उन सभी के तट पे किनारे पे जो वन होते हैं उसे हम लोग तटीय वन या मैग्रोव वन कहते हैं। तो इसके बारे में बिल्कुल याद रखेंगे। एक आपको 4 प्रकार आपको याद रख लीजिए, ये आपको याद रहेगा। वैसे हम जानेंगे मैग्रोव यानी तटीय वन, तो तटीय वन तट के किनारे रहेगा, यानी समुद्र के किनारे वाले वन को हम लोग तटीय वन या मैग्रोव वन कहेंगे। इसको याद रखना बहुत आसान है। 70% ज्यादा है वो अत्यंत सघन, 70% से कम है वो सघन, 40% से कम है तो इसको बोलेंगे खुले वन, और 10% से कम है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे झाड़ियां या अन्य वन बोलेंगे। और मैग्रोव जो होता है, जो तटीय वन हम लोग जानते हैं, तटीय वन वो जो उसे बोलते हैं जो समुद्र के तट पे किनारा पे लगाए जाते हैं, उसे तटीय वन के नाम से जानते हैं। क्लियर। आगे अगर हम लोग बात करें तो अत्यंत सघन वन में जानेंगे। तो अत्यंत सघन वन, भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार कितना लाख, 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर यह है वनों का विस्तार जो अत्यंत सघन में आता है, जिसमें कहता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% एक घेरे हुए है अत्यंत सघन वन। पूरे भारत में जितना भौगोलिक क्षेत्र है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है जो अत्यंत सघन वन घेरे हुए है, जिसमें असम और सिक्किम को छोड़ करके, असम और सिक्किम के छोड़ करके पूर्व एरिया वाले जितने राज्य आते हैं, भारत के पूर्वी एरिया वाले जितने पूर्वोत्तर राज्य है, उन सभी को लिया गया है, उन सभी इसी वर्ग में आते हैं। आगे अगर बात करें तो हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर में सघन वन। सघन वन 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर आते हैं। भारत में 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है ये सघन वन आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3%, कितना प्रतिशत, 3% भाग है। जी हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के पहाड़ी वाले जो इतना एरिया है, ये सारे के सारे आ जाते हैं इसी वन में, ये विस्तार आते हैं। क्लियर। चलिए इतना अगर जाने हम लोग तो थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे। अब इसमें जो आएंगे ये आपको खुले बने यानी तीसरा नंबर पे आते हैं। कहता है कि 2.59 करोड़ हेक्टेयर, उधर जो था वो लाख में था, तो याद रखेंगे ये लाख वाली बात की 54 लाख, लगभग 54 लाख आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि लगभग 54 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है वो अत्यंत सघन, और 73 लाख हेक्टेयर भूमि पर, 73 यहाँ पर 74 भी कह सकते हैं क्योंकि 5 से ज्यादा हो जाता है तो हम 74 में ले सकते हैं, तो यहाँ पर 74 भी आप कह सकते हैं। 73-74 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है ये सघन वन है। याद रखेंगे 54 लाख हेक्टेयर भूमि पर या 55 लाख हेक्टेयर भूमि के आसपास में आप रखते हैं तो अत्यंत सघन हो जाएगा, और 73 या 74 लाख के आसपास में आएगा तो ये सघन वन में आ जाएंगे। क्लियर। आगे अगर बात करें तो खुले वन करोड़ में आ जाता है, ये याद रखेंगे। करोड़ की अगर बात नहीं करें, लाख में भी अगर बात करें तो याद रखेंगे 259 लाख करोड़, 259 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। अगर करोड़ में बात करेंगे तो 2.59 या 2.6 आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 2.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है ये वर्ग आते हैं। कौन, खुले वन। और यह जो कुल भौगोलिक क्षेत्र के 7.12% जो है ये घेरे हुए हैं। कौन, खुले वन। ये कौन कौन में आते हैं, कौन कौन राज्य में, तो कर्नाटक में आते हैं, तमिलनाडु में आते हैं, केरल में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों में, और असम के भी 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वन का विस्तार है, फैलाव है। आगे अगर बात करें झाड़ियां के बारे में तो देखिए झाड़ियां है जो सभी जगह है। बाकी जितने आपको जिला मिलता है, जितने राज्य मिलते हैं भारत के, तो सारे राज्य में तो कुछ कुछ मिल गए, लेकिन बाकी जितने राज्य बच जाते हैं वो सारे राज्य में आपको झाड़ियां मिल जाएगा, यानी चौथा नंबर की कैटेगरी मिलेगा।
याद रखिए 5वां नंबर की कैटेगरी है जो समुद्र के किनारे वाले एरिया में सिर्फ मिलते हैं, बाकी किसी में नहीं मिलता। समुद्र के किनारे, समुद्र के अगल बगल में जितना राज्य आपको मिल जाएगा तो वो पूरा में मिल जाता है, लेकिन ये झाड़ियां जो है बाकी अंदर बाहर सभी जगह मिलती है। आपको कहता है कि राज्य का मरुस्थली क्षेत्र, राज्य का, राजस्थान का मरुस्थली जो हम मरुस्थल वाला एरिया है, कहता है राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र एवं आर्द्र शुष्क में इस प्रकार के वन कब होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार भी इसी के कैटेगरी में आता है। पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग में वृक्षों का क्या है, घनत्व जो है 10% से भी कम है, और 10% से घनत्व कम होता है उसे झाड़ियां एवं अन्य वन के कैटेगरी में रखा जाता है। अगला आ जाता है मैग्रोव। अब मैग्रोव वन को ही हम तटीय वन के नाम से जानते हैं। कहता है कि इस प्रकार के वन को हम लोग समुद्र, इस प्रकार के वन का विकास जो है समुद्र के तटों पर हुआ है, इसलिए इसे हम लोग तटीय वन के नाम से जानते हैं। और इसका विस्तार केरल, कर्नाटक के राज्यों में हुआ है। जो समुद्र के किनारे वाला जो एरिया है ना, इन सभी को हम लोग जानते हैं जो तटीय वन में आ जाते हैं। क्लियर? चलिए थोड़ा सा और भी हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें यह जानेंगे कि वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण। देखिए हम लोग वन संपदा, वन के संपदा मतलब कह सकते हैं संपत्ति। वन संपदा जो है वन की संपत्ति, वन हमारी एक संपत्ति है, हमारी अर्थव्यवस्था को बनाए हुए रखता है। तो वन जो है वो संपत्ति, और साथ में वन के जीवों का ह्रास, ह्रास मतलब वन जितना जो जीव है, वन में जीव रहने वाले उन सभी का ह्रास हो रहा है और उसका रक्षा करना है। इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। जिसमें शुरुआत अगर करते हैं तब विकास के नाम पर, यानी कि नाम हो रहा है कि विकास कर रहे हैं लेकिन वो ह्रास हो रहा है, तब विकास के नाम पर विनाश होना, विकास के नाम पर क्या हो रहा है, विनाश होना। कहता है कि विकास के नाम पर वनों का विनाश होना शुरू हुआ है। नाम तो है कि विकास कर रहे हैं लेकिन वो वनों का विनाश हो रहा है, तो विनाश हो रहा है, शुरू हो गया है। 20वीं शताब्दी की अगर बात करें तो 20वीं शताब्दी के मध्य में 24% क्षेत्र पर वन का विस्तार था। 20वीं सदी में यानी 1900 ईस्वी के बाद की अगर बात करें तो पूरे भारत में 24% से अधिक भाग में वनों का विस्तार था। लेकिन अगर 20वीं सदी के बाद 21वीं सदी की अगर बात करें या उसके बाद की अगर बात करें तो उसके बाद की बात जानेंगे। जो 21वीं सदी की अगर बात करता है तो 21वीं सदी के शुरुआत में, आरंभ में मतलब शुरुआत में संकुचित हो गया, यानी कि जमा होकर एकदम छोटा हो गया। पहले 24% भाग में था पूरे हमारे देश का, लेकिन अब उसके संकुचित होकर के छोटा यानी कम हो गया, यानी कि 19% आ गया। कितना परसेंट आ गया? 19%। जब भी हम लोग 21वीं सदी की बात करते हम आपको बताया था कि 2001 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में ये 19 दशमलव कितना था, 27% था। कितना था? 19.27%। अगर बात करते हैं हम लोग वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में 20.55% भूमि का क्या है, विस्तार है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। साथ में कहता है कि इसका मुख्य कारण यह है कि मानवीय हस्तक्षेप। हस्तक्षेप मतलब जानते हैं? हस्तक्षेप के मतलब होता है टांग अड़ाना। हस्तक्षेप मतलब क्या होता है? टांग अड़ाना, यानी कि जो वन का विस्तार था उस विस्तार में टांग अड़ा रहा है, तो उसी को कहते हैं हस्तक्षेप करना। यानी कि वन विस्तार नहीं होने देना, उसमें जाकर रोक लगा देना। तो ये होता है मानवों का जो है मेन काम, ये मानव ही रोक लगा रहे हैं वनों के विस्तार में, क्योंकि वन तो आपस में स्वतः भी उग जाते हैं, वो तो खुद ही जमता है। लेकिन इसमें मानव को भी है जो काटता है, ये रोकने का काम है। साथ में खेती की गृहस्थी के लिए अगर बढ़ाते हैं वन को काट करके, तो इसमें साथ में उद्योग बनाना, घर बनाना, ये सारे चीज हो जाते हैं। चारा उरा के लिए अगर कुछ काम करते हैं तो उसमें भी मानवीय हस्तक्षेप होता है। तो मानवीय हस्तक्षेप, साथ में पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण। पशुओं के द्वारा अनियंत्रित मतलब अनियमित, अनियंत्रित मतलब अनलिमिट चारण। चारण मतलब उसके लिए चारा का प्रबंध करना, जो पेड़ पौधे से ही करते हैं, तो वो भी एक विधि हो जाता है। साथ में विविध तरीका मतलब और कई सारे तरीका है जिसके वजह से वन संपदा का दोहन हो रहा है, यानी कि उसका चूसा जा रहा है। अगर बात करें भारत में, तो भारत में वनों का ह्रास का एक बहुत बड़ा कारण जो है कृषिगत भूमि का फैलाव, यानी कृषिगत यानी खेती करने वाले भूमि को बढ़ाना है, मेन काम हो जाता है वनों के स्थिति में कम करना, यानी कि वन को कम कर देना। चलिए आगे अगर हम बात करें तो ये देखेंगे कि वनों एवं वन्य जीवों के विनाश में पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी जो है उसका उपयोग भी एक महत्वपूर्ण बात रखता है। कैसे? जैसे वन है तब वन को कम करना है, या वन वाले जितने जीव है, प्राणी है, उनको विनाश का सबसे प्रमुख कारण है पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी का यूज करना। यानी कि पशु को चराएंगे उसके वो भी एक कारण होता है, साथ में ईंधन के लिए लकड़ी को हम लोग काटते हैं,
ये सबसे बड़ी कारण होता है। तो कहता है लकड़ियों का उपयोग भी एक काफी भूमिका रही है। कहता है रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग निर्माण में, औद्योगिक विकास में और नगरीकरण, नगरीकरण मतलब गांव बसाना, शहर बसाना, घर उर बनाने के लिए पेड़ हम लोग काट देते हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण काम रहता है। साथ में ये विस्तार पैमाने पर तहस नहस कर रहा है, वनों को खत्म कर रहा है, ये सारे का। क्लियर? चलिए हम लोग देखेंगे इसके बाद जो पार्ट आता है उसमें हम लोग देखेंगे, कहता है कि जैसे जैसे वनों का क्या हुआ है, दामन सिकुड़ा, जैसे जैसे वन है जो फैला हुआ था भारत में वो सिकुड़ने लगा जैसे जैसे करके, तो जैसे जैसे सिकुड़ा है वैसे वैसे जीवों का नाश हुआ, जीव विनाश हुए, खत्म हुए। कहता है कि जैसे जैसे वनों का दामन सिकुड़ा है वैसे वैसे वन जीव का भी आवास का हो गया है, तंग होता गया है। यानी कि जब अथी नहीं रहेगा, आवास ही नहीं रहेगा, जंगल ही नहीं रहेगा, तो जंगली जीव वहां पर नहीं रहेंगे, जंगली जीव मरना शुरू करेंगे, लुप्त होना शुरू कर देंगे। तो ये होते हैं कि वन के कारण ही जीवों का नाश यानी कि तंग होना शुरू हो गया। कहता है कि आज की अगर स्थिति की बात किया जाए तो आज स्थिति यह है कि बहुत सारे वन्य प्राणी लुप्त हो गए हैं। आज की अगर बात किया जाए तो जो पहले हम लोग दादा परदादा जो देखे, जो पक्षी को, जो जानवर को देखे, वो हमारे पिताजी ने नहीं देखा, जो हमारे पिताजी जो देखे चुके हैं वो हमने नहीं देखा, और जो हम आज देख रहे हैं जिस जीव को, हो सकता है कि भविष्य में हमारे बाल बच्चे, हमारे पोता पोती न देख सके, आगे वाले जो पीढ़ी है उनको दर्शन ना दे। तो ये सबसे बड़ी कारण होता है उनके आवास और उनके रहन सहन का जो व्यवस्था है उसको हम लोग खंड कर रहे हैं, जिसके वजह से मैंने आपका कारण है। बात करता है कि आज की स्थिति यह है कि बहुत सारे प्राणी हैं जो क्या हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, या प्रायः लुप्त है, लुप्त हो गए हैं, हो भी रहे हैं और आगे होंगे भी अगर हम लोग ध्यान ना दिए तब। कहता भारत में चीता और गिद्ध इसके उदाहरण है। चीता अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में चीता की संख्या बिल्कुल ना के बराबर समझिए कि लुप्त ही हो गया था। जो अभी कुछ साल पहले, कुछ समय पहले की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जो है दूसरे देश से हमारे देश में चीता लाए हैं, तो ये भी है जो हमारे देश में नहीं था, ये खत्म हो चुका, क्योंकि इसका कारण है यही है ना, जंगल ना होना या जंगल का उसका जो रहने का एनवायरमेंट है वो हम लोग खत्म कर रहे हैं। कहता है कि विलुप्त होने का जो खतरा है उससे घिरा हुआ प्रमुख प्राणी, जो कुछ प्राणी का नाम लिखा हुआ है जो आपको जो विलुप्त होने के कगार पे है यानी खतरे में है, जैसे कृष्णा, सार, चीतर, भेड़िया, अनुप मृग, नीलगाय के नाम सुने होंगे, भारतीय कुरंग, बरसिंघा, चीता, उसके बाद गेंडा, गिद्ध, गिरसिंह, मगर, सारंग, श्वेत सारस, धूसर बगुला और साथ में पर्वतीय बटेर, मोर, हरा सागर, कछुआ और साथ में कछुआ। कहता है ड्यूगांग, लाल पंडा, ये सारे कुछ कुछ ऐसे हैं जो जीव जो खतरे में पड़े हुए हैं, ये लगभग खत्म होने के कगार पे है। कुछ समय ऐसा आएगा जिसमें खत्म हो जाएंगे। इसके लिए एक बुक भी लिखा गया है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे कि जो जीवों को बचाने के लिए या पेड़ पौधा को रोकने के लिए कुछ लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनमें सबसे पहले आता है जो अमृता देवी है। कौन? अमृता देवी। अमृता देवी वन संरक्षण प्रसार में सबसे अहम भूमिका निभाई है। इनके बारे में अगर हम लोग जाने तो ये जानेंगे कि अमृता देवी राजस्थान के बिश्नोई गांव के, जो जोधपुर जिला में पड़ता है, राजस्थान में जो जोधपुर जिला है वहां के बिश्नोई गांव है, वहां के रहने वाली ये महिला है। कहता है कि यहीं के रहने वाली है, जो 1931 ईस्वी में राजा के आदेश पर, राजा आदेश दिए थे लकड़ी काटने के लिए जंगल से, वो अपने महल बनवाने के लिए। तब वो कहते हैं कि राजा के आदेश को दर किनार मतलब राजा को आदेश को किनार कर दिए, नहीं मानने वाले नहीं माने, और न मान करके वो वनों से कटते थे जो लकड़ी, तो लकड़ी काटने वाले को विरोध किया, यानी कि रोक लगा दिया, कि मना कर दिया कि लकड़ी अब नहीं काटने देना है तो नहीं काटने देना है, विरोध कर दिया राजा के खिलाफ भी। जो राजा के ऑर्डर के द्वारा लकड़ी काटने के लिए आए थे जंगल में, उनको द्वारा मना कर दिया गया कि लकड़ी नहीं काटने देना है। पता है कि राजा के इस नवीन मतलब नए महल का निर्माण होना था बाबू, इस लकड़ी से क्या होना था, महल का निर्माण होता है, और उसी लकड़ी को काटना जाना था, उसीलिए लकड़ी को काटना जाना था, लेकिन मना कर दिए। कहता अमृता देवी के साथ साथ गांव के जितने सदस्य थे उन सभी राजा के आदमियों को क्या कर दिए, विरोध कर दिया, यानी कि लकड़ी काटने देने से मना कर दिया। राजा को जब इसकी पता चलता है, जानकारी जैसे मिलती है, तो उन्हें काफी पश्चाताप होता है, काफी ज्यादा पछतावा यानी पछतावा होता है, और उन्होंने भी इस पे बहुत ज्यादा अहम अथी करते हैं, निर्णय लेते हैं, और निर्णय लेके अपने राज्य में वनों के कटाई पर रोक लगा देते हैं।
उनका निर्णय होता है कि सचमुच में जब वन हमको नहीं काटने तो इसका मतलब कि पूरे देश यानी कि हमारे राज्य में जितने हैं उन सभी को वन काटने से मना कर देते हैं, नहीं काटने देते हैं, तो रोक लग जाता है अच्छी तरह से। साथ में एक बात बताए थे कि एक बुक है जो हमारे देश में जितना, हमारे देश में नहीं पूरे दुनिया में जो जो पक्षी या जीव जंतु जो है विलुप्त हो रहे हैं उन सभी का जो है लिस्ट बनाया जा चुका है ये रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक है वो ग्रीन ही डाटा बुक है, ग्रीन बुक, उसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर यह समझेंगे कि वर्तमान समय में जो वन और वन प्राणी के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं। कि कितना कार्यक्रम? 2 कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय और एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए गए हैं। पूरे हमारे जीवों के जो एक जीव है वो और वन, दोनों वन और वन्य जीव दोनों के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। कहता है कि भारत की संकटापन, कहता भारत में जो संकटपन आया है, भारत के संकटपन पादप की प्रजाति की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम 1970 में, कहता है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा क्या हुआ, संयुक्त रूप से किया गया। इन्होंने एक सूची बनाई जिसमें रेड डाटा बुक नाम दिया, इस सूची का नाम दिया रेड डाटा बुक। ये जो बुक है रेड डाटा बुक, इसमें सारे चीज का सूची है जो हमारे देश से लुप्त होने के कगार पे है, आगे चल के लुप्त हो जाएंगे, अभी लुप्त हो रहे हैं या हो चुके हैं, इन सभी का है नाम। कहता है कि इसी क्रम में असाधारण पौधे के लिए, जो असाधारण पौधा है जो बिल्कुल उनके लिए एक ग्रीन बुक भी तैयार किया गया है। अगर बात करें रेड डाटा बुक की, तो रेड डाटा बुक इसमें सामान्यतः प्रजातियां के विलुप्त होने के खतरे से अवगत कराया गया है, यानी पहचान कराया गया। अवगत होना मतलब होता है पहचान कराना, तो यह पहचान कराया गया है। कहता है कि संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं। संकटग्रस्त यानी कि जो संकट में है उन सभी का इसमें चिन्हित किया गया है। इसके बारे में अगर बात पता चले तो इसके बारे में आप भी जानकारी बढ़िया से लीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना हम लोग जानेंगे कि एक रेड डाटा बुक नाम का एक पुस्तक है जिसमें विलुप्त हो के कगार पर जितने जीव जंतु हैं उन सभी का उसमें चिन्हित किया गया और उसको अवगत कराया गया, पहचान कराया गया है। आगे अगर बात किया जाए तो हम लोग ये जानेंगे कि विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक तुलनात्मक स्थिति के प्रति चेतावनी देती है। एक तुलनात्मक तुलना करके उसका चेतावनी दी जाती है कि हम लोग को इसे बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। तथा स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना होता है। क्लियर? आगे अगर बात करें इसी में तो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण जो है इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए संरक्षण एवं संवर्धन दिशा का कार्य कर रही एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि देखिए हम आपको पहले बताया था कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय 2 स्तर पर काम चलाया जा रहा है, 2 कानून लाया गया है जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों काम करते हैं। इसमें आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय है, जो अंतरराष्ट्रीय मतलब हमारे देश के साथ साथ विदेशी लोग भी इस पे जोर देते हैं कि नहीं इसे बचा करके रखना चाहिए और ऐसा एनवायरमेंट नहीं होना चाहिए जिससे पक्षी या जीव जंतु हो या वन्य प्राणी हो उन सबका खतरा बने। तो उन सबको रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय से कुछ मदद मिलती है और कुछ मदद हम लोग भी उनको करते हैं। तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और उस नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। साथ में एगो राष्ट्रीय मतलब हमारे देश के खुद, राष्ट्रीय मतलब हमारे देश का, अपना देश का होता है, तो राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र का यानी देश का होता है। तो देखिए देश का खुद का भी कानून होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहता पहले हम लोग ये देखेंगे कि देखिए इस संस्थान में विभिन्न प्रकार के पौधे प्राणियों के जातियां जो होते हैं उन्हें चिन्हित करके निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित करना होता है। जो पहला नंबर में अगर हम लोग जाने तो सामान्य जातियां, सामान्य जाति में कौन कौन आता है कि वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जो बिल्कुल नॉर्मल जी रहा है उसके लिए कोई खतरा है ही नहीं, उनको हम लोग सामान्य जातियां की कैटेगरी में रखते हैं। सामान्य जातियां वो जातियां को बोलते हैं या वो जीव को बोलते हैं जो जिसके रहने के लिए और ना रहने के लिए बिल्कुल कोई असर नहीं है, वो बिल्कुल आगे बढ़ते ही रहेगा, वो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा। तो इनके लिए है जो सामान्य जातियां में आते हैं। आगे अगर बात करें हम लोग जो असामान्य जाति, जो समाज जिसके में संकट नहीं है, इसमें संकट नहीं था, अब संकट वाले में भी हम लोग जानेंगे। जैसे संकटग्रस्त जाति जो संकट में पड़े हुए हैं,
वे जातियां जो जिनके विलुप्त होने का खतरा है, विलुप्त अभी हुआ नहीं, विलुप्त होने का खतरा है, जिस पर विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। हाँ, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होने के कारण, इसका इन्वायरमेंट के साथ साथ इसका सिचुएशन भी ठीक नहीं होने के कारण ये विलुप्त होने जा रही है या विलुप्त होना जारी है, वे जारी रहती है। कहता है इनकी संख्या बिल्कुल कम हुई है या कम होना जारी है, कम हो रही है। तो कहता है कि इन जातियों की जीवित रहना कठिन है। जब इन जाति जब खत्म हो रहा है तो इनको बचाना बिल्कुल अथी है, तो इनका जीवित रहना कठिन है। कहता है कि जैसे काला हिरन की बात किया जाए या काला जो बंदर वगैरह ये सब देखिएगा, तो काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, पूछ वाला बंदर, उसके बाद संघाई, मणिपुरी हिरन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके बाद ये सारे जो चीज आते हैं ना इसी के अंतर्गत है। ये सारे के सारे संकट में, ये जितने आप जीव देख रहे हैं ये सारे के सारे एक संकट में आपको पड़ जाते हैं, तो सब संकट में आते हैं। आगे की अगर हम लोग बात करें तो ये देखेंगे सुभेद जातियां। कहता है कि इसके अंतर्गत ऐसी जातियां को रखा गया है जिनकी संख्या घट रही है। इसको हम लोग वैसे में जानते हैं जिसकी संख्या घट रही है, और यह वे जाति है या वैसी जातियां हैं जिस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह संकटग्रस्त जातियों के श्रेणी में आ सकते हैं। या जैसे नीली भेड़, उसके बाद एशियाई हाथी, गंगा के डॉल्फिन आदि इस प्रकार की जातियां जो के उदाहरण है। या हम एक प्रकार के ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बिल्कुल घट रही है, ये आगे चल संकट में अभी श्रेणी में आया नहीं है, संकट के श्रेणी में आने वाली है, और अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो संकट के श्रेणी में आ जाएगा। पहली बात तो हम आपको बताए ये संकट के श्रेणी में आया हुआ सारा चीज है, जो संकट के श्रेणी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर बात बता रहे हैं तो संकट के श्रेणी में आया नहीं, संकट के श्रेणी में आने वाला है। अगर ध्यान दिया जाता है तो संकट के श्रेणी में नहीं आया, ये बिल्कुल सामान्य जीव में आते हैं। लेकिन इसके पहले जो सामान्य जीव में था वो सामान्य जीव में ही आ जाएंगे ये, लेकिन अब भी संख्या इसकी कम हो रही है, कम हो रही है, ना कि हुआ है, हो रही है अभी धीरे धीरे करके। अगर ध्यान दिया जाता है तो बहुत अच्छे से रहेंगे, और अगर नहीं ध्यान दिया जाए तो खत्म हो जाएगा। बात किया जाए कि दुर्बल जातियां, कहता है कि इन जातियों की संख्या बहुत कम है, इन जातियों की जो संख्या है बहुत कम है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं बदलती है तो यह भी संकट के श्रेणी में आ सकती है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, इसका संख्या कम है। जैसे मान लीजिए इसकी संख्या तो खूब है लेकिन कम हो रही है। मान लीजिए कि अगर 100 है और उसमें से घट करके 75 आ गया है, तो 50 से नीचे आया तो संकट के श्रेणी में आ जाएगा। अगर 100 के 100, 150, 200 अगर है तब तो वो समान में है। अगर उससे कम होने 100 से कमने लगा है तो संकट के श्रेणी में आ सकती है, आई नहीं है संकट की श्रेणी में, आ सकती है। लेकिन अगर 50 से नीचे अगर हो जाए तो उसको बोलेंगे कि संकट के श्रेणी में वो आ चुकी है। अब यहाँ अगर बात किया जाए तो जिसकी संख्या 100 थी तो वो 100 थी, लेकिन इसकी संख्या मात्र 10 ही है, बहुत कम है, संकट की श्रेणी में है। लेकिन ये संकट की श्रेणी में है लेकिन 10 है, 10 ही काफी है। और अगर यही भी खत्म हो जाए तो समझिए कि संकट के श्रेणी में बात खत्म कीजिए, ये विलुप्त हो सकती है। तो ये आपका मेन आता है जो दुर्लभ है, जो आपको कम दिखाई देता है, लेकिन आपको ये भी हमारे पृथ्वी के लिए जीव जरूरी है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं तो अस्थानिक जाति। अस्थानिक जाति नाम से हम लोग को पता चलता है, अस्थानिक मतलब जो स्थान, एक स्थान पे या किसी विशेष स्थान हो, किसी विशेष क्षेत्र पर पाई जाने वाली जो जीव होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अस्थानिक जाति। जैसे प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग, भौगोलिक जो सीमा होता है उनसे अलग बिल्कुल होता है, और वैसे क्षेत्र विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो होते हैं जातियां, जैसे अंडमानी टील, पता है ये अंडमानी जो टील है ना, या निकोबारी कबूतर, ये सारे जो चीज है ये आपको कोई विशेष जगह पे पाई जाती है। ये सभी जगह हम लोगों की तरफ रह नहीं सकती। जैसे हम अगर बात करें तो हम लोगों की तरफ, जैसे हम अपने बिहार में है, और अगर हमें कहा जाए कि जाइए आप पर्वतीय क्षेत्र पर रहिए, हिमालय पर जाकर के रहिए, तो हम लोग ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगे, लेकिन रहेंगे, लेकिन हमारा परिस्थिति बिल्कुल चेंज हो सकता है। हो सकता है कि हम लोग 100 यहाँ से जाएं, वहाँ 10-20 बचे, पूरा ना बच सके, वहाँ की इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। तो इन्वायरमेंट को बिल्कुल सक्सेसफुल करने के लिए या आप कह सकते हैं कि उनको परिस्थिति में अनुकूल ढालने के लिए हमको उतना जल्दी अच्छी इन्वायरमेंट ना बन सके, बढ़िया से नहीं रह सके, तो इसके लिए हमारे शरीर को मेंटेनेंस करने में दिक्कत हो जाए, तो इसलिए मर जाता है कोई आदमी,
ढेर आदमी है जो बच जाते हैं, तो कुछ लोग बच सकते हैं। लेकिन इसी बात यहाँ कर रहा है कि ये अंडमानी और निकोबारी जो चीज है ये वहीं पर रहने वाली चीज है, हम लोगों की तरफ रखिएगा तो ही नहीं रहेगा, और वहां पर भी इसका स्थिति है जो खराब होते जा रहा है, तो वहां से भी खत्म हो जाएगा। तो ये कहता है कि अंडमानी टील और निकोबारी का उत्तर, उसके बाद अंडमानी जो जंगली सुअर है वो अरुणाचल प्रदेश के कुछ जीव जंतु हैं, तो ये सारी जो चीज है ये वहीं पर रहेगा, एकदम स्थानिक है, एकदम सेम जगह पर रहेगा वो, क्योंकि वहां के इन्वायरमेंट यानी कि वहां के वातावरण के अनुकूल ढले हुए हैं, वहीं पर रह सकते हैं, हम लोग की तरफ नहीं रह सकते। तो इस तरह से ये चीज है। आगे अगर बात किया जाए तो ये हम लोग जानेंगे विलुप्त जाति जो विलुप्त हो चुकी है हमारे देश में, हमारे देश की बात छोड़िए, ये उस जगह पे जहाँ पे उगना चाहिए, होना चाहिए, वहां पर वो नहीं है, तो समझिए कि पूरे दुनिया में नहीं है। तो बात करता है कि वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवास में खोज करने पर यह अनुपस्थित पाई गई, यानी कि जहां पर इसको रहना चाहिए वहां पर इसको खोज किया गया तो अनुपस्थित मतलब नहीं मिला, तो जहां पर इसको रहना चाहिए वहीं पर ये नहीं है, तो विषम परिस्थिति में तो होगा ही नहीं, वैसे भी बिल्कुल क्लियर है। तो कहता है कि उसे लुप्त मानी जाती है, कहता है कि ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र प्रदेश देश या महाद्वीपीय पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई है। एशियाई चीता, कहता है कि एशियाई चीता और गुलाबी सर वाली बतख, एशियाई चीता या गुलाबी सर वाली बतख जो होते हैं या डोडो पक्षी, इनके अच्छी उदाहरण है जो इसमें लिया गया, जो बिल्कुल अच्छी तरह से विलुप्त। अगर बढ़िया से हम लोग अगर लेते हैं उदाहरण, इसमें जो विलुप्त हो चुके हैं, जिसमें डायनासोर सबसे प्रमुख में आ जाएगा, डायनासोर जो विलुप्त हो चुका है हमारे धरती पे है ही नहीं, तो वो भी आपको आ जाएगा। चलिए अगर आगे हम लोग बात करें तो ये भी देखेंगे कि वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र, वन संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र, यानी कि वैसे इसको सुरक्षा करने के लिए, अच्छे से देखभाल करने के लिए, गार्ड करने के लिए, गार्डिंग करने के लिए एक गार्डिंग वाले जगह भी होना चाहिए। तो उस गार्डिंग वाले जगह के लिए हम बात बताते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद बिहार या अभ्यारण्य की बात शुरू किया जाए, या जैव मंडल, ये सम्मिलित है जो इसके सुरक्षित जगह बनाया गया है। अब आप कहिएगा कि हमारे देश में वैसे जैसे कुत्ता के रहने के लिए हम लोगों ने भी बहुत अच्छे घर में रखते हैं, तो देखिए सभी जो आप गांव में देखिएगा या जगह पे, तो जिसके घर में पालतू है उसके लिए तो वो ठीक है, लेकिन जो अगल बगल में घूमते रहता है, गली मोहल्ला में देखिएगा घूमने वाले कुत्ता, या गाँव में घूमने वाले कुत्ते को ढेर है जो भूखे मर जाता है, या ठंडा में मर जाता है, या तो ऐसे ही भूख प्यासे रह जाता है, या कोई मार कुट दे तो उसमें मर जाता है, या किसी का दिमाग खराब हो जाए तो उसकी वजह से वो मारा जाता है, तो ये सब चीज होता है। लेकिन इसके लिए भी एक घर बनाया गया है जिसको घर आप कह सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान आप कहिए, ये जानवरों को रहने के लिए अच्छा सा होता है, जिसको राष्ट्रीय उद्यान में आप कह सकते हैं कि आप जिसको चिड़ियाघर के नाम से हम लोग जानते हैं, चिड़ियाघर या अभ्यारण्य भी कहिए, चिड़ियाघर की तरह ही होता है, लेकिन ये पर्सनल होता है, ये प्राइवेट की तरह होता है, ये होता है सरकारी होता है, लेकिन ये प्राइवेट की तरह होता है। और इसकी बात क्या है, जैव मंडल, तो जैव मंडल सरकारी प्राइवेट दोनों की तरह हो सकता है। देखिए कोई खास व्यक्ति भी अपने 10 बीघा के जमीन में या 10 एकड़ के जमीन में अगर बना करके रखता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वो प्राइवेट में रह गया। सरकारी हो गया कि जैसे 200, 300 या 500 एकड़ में अगर कोई बना हुआ चीज है, जंगल है, और उसमें जानवरों को रखा गया है, चारों तरफ से बंद किया हुआ पहरा देने वाला चीज, तो उस तरह से सरकारी हो जाते हैं। अगर बात किया जाए सरकारी यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में, तो राष्ट्रीय उद्यान में याद रखिए कि ऐसे पार्कों को, देखिए उसको हम लोग पार्क, जैसे जंगल वाली एरिया है जिसको घूमने टहलने के लिए हम लोग मानते हैं, तो उसे पार्क भी आप कह सकते हैं कि ऐसे पार्कों का उद्देश्य वन्य प्राणियों को प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थिति को तैयार करना होता है। यानी प्राकृतिक आवास जो प्राकृतिक घर होता है, उस तरह से प्राकृतिक घर और प्रजनन करने के जो परिस्थिति होता है, सिचुएशन जिसको कह सकते हैं कि वृद्धि करने का और प्रजनन करने का जो सिचुएशन परिस्थिति होता है, वो सारे को तैयार करना होता है। और ये हमारे देश में इसकी संख्या कितने है, इसकी संख्या 85 है। यानी ये आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत में 85 क्या है, चिड़ियाघर है। हमारे भारत देश में कितने चिड़ियाघर है, 85 कुल चिड़ियाघर है। आगे अगर बात किया जाए तो बिहार एवं अभ्यारण्य, तो यह एक ऐसी सुरक्षित क्षेत्र होता है। देखिए अभ्यारण्य जो होता है एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पे कोई भी जानवर रह जाता है तो वहां पर सुरक्षित रहता है, सुरक्षा बिल्कुल रहेगा। कहता है जहां वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं, और यह निजी संपत्ति हो सकती है। निजी संपत्ति मतलब समझ लीजिए, निजी मतलब किसी एक व्यक्ति का, प्राइवेट हो सकता है, वो किसी पर्सनल हो सकता है। तो कहता है कि ऐसा नहीं कि पर्सनल ही हो सकता है, सरकारी भी होता है, लेकिन किसी का पर्सनल भी हो सकता है।
कहता है जहाँ वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं, और यह जो होता है निजी संपत्ति हो सकती है। भारत में इसकी संख्या जो कितनी है, भारत में इसकी संख्या 448 है। और ये बिहार में बेगूसराय, कांवर झील, दरभंगा का कुशेश्वर जो है, ये सारे जो है जो चिन्हित किया गया, संकेतित किया गया है, जो अभ्यारण्य में आते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जैव मंडल यह वह क्षेत्र है जहां प्राथमिकता आधार पर जैविक विविधता का संरक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं जैसे जीव जंतु अगर इधर गांव मोहल्ला में अगर घूम रहा हो और उस बेकार स्थिति में हो, या उसे कह सकते हैं कि वो जैसे घवाहिल हो, या ये कह सकते हैं कि वो बीमार हो, तो उसे आप किसी के माध्यम से आप उपचार कर सकते हैं, प्राथमिक उसको उपचार कर सकते हैं। आप घर पे रख सकते हैं 2-4-10 गो के टोली बना करके, या 100 गो के जिसे होता है, तो उस तरह से आप रख सकते हैं। तो इससे हम लोग बोलेंगे प्राथमिक आधार पे उसको जैव विविधता के संरक्षण करना, यानी बचाव करना। तो ये सारे आ जाते हैं जैव मंडल के अंतर्गत। और ये जो है पूरे 65 विश्व के, पूरे दुनिया में लगभग में 195 देश के आसपास में आपको है। तो देखिए 195 यानी कि पूरे 200 भी आप कह सकते हैं कि लगभग में 200, लेकिन 195 देश में आप बताते हैं कि 65 देश जो है, ये 65 देश में 243 सुरक्षित जैव मंडल है, जिसमें भारत में केवल 14 गो है। कितना है? भारत में केवल 14 गो है जो जैव मंडल अभी भी मौजूद है, जो सुरक्षित है, सुरक्षित रखता है। चलिए बाघ परियोजना, ये परियोजना आपको महत्वपूर्ण है, जिसको आप कभी VVI में भी डाल सकते हैं, बाघ परियोजना, क्योंकि इसमें आता है बाघ परियोजना, चिपको आंदोलन वगैरह जो है, जो आपको आता ही आता है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। कहता है कि वन्य जीव संरक्षण में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। जंगली जाति, आप जंगली पशु भी आप कह सकते हैं कि जंगली पशु है। वन्य जीव संरक्षण में आप एक संरचना में आप ये कह सकते हैं कि वन्य जीव संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण क्या है, जंगली जाति है, यानी कि पशु है, जो 1973 ईस्वी में अधिकारियों ने पाया था कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में, शुरुआत में 1973 में जब जांच किया गया, तब बाघों की जो संख्या है कितना था, शुरुआत में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इसका अनुमानित किया गया, अनुमान लगाया गया जांच करके, तब ये हमको मिला कितना, 5500, यानी कि 5500 के आसपास में। कितना मिला? 555, यानी 5500। कितना मिला? 5500। लेकिन यही जो है घट करके कितना पर आ गया, 1827 तक आ गया। कितना आ गया? 1827। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना और आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली जाति उपजातियों का कम हो जाना, ये सारा जो है मुख्य में आता है। अगर बात किया जाए तो जनसंख्या वृद्धि भी बाघ के घटने का मुख्य कारण मिलता है, कि जनसंख्या जब वृद्धि कर रहा है तो बाघ की संख्या कम हो रहा है, इसका भी मुख्य कारण है। अगर बाघ परियोजना की बात किया जाए तो बाघ परियोजना विश्व की बेहतरीन वन परियोजना में आपका आता है, जो एक आपका चीज है। कहता है कि इसकी शुरुआत 1973 में हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। कहता है कि इसकी शुरुआत 1973 में हुआ था, और शुरू में ये बहुत सफलता पाई। शुरू में जो इसका सफलता है वो बहुत जगह प्राप्त हुआ था, क्योंकि 1995 की अगर बात किया जाए तो 4000 कितना हो गया था, 2 हो गया था। पहले अगर बात किया जाए तो 5500 था, 5500 से घट करके हमें 1800 सिर्फ रह गया। कितना रह गया? 1827। और ये जब अभ्यारण्य जब शुरू हुआ था 1973 ईस्वी में, तो 1985 ईस्वी की बात किया जाए तो 1985 में कितना चल गया? 4000 में चल गया। कहाँ चल गया? 4000। और 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर बात किया जाए तो 1989 में ये 4334 हो गया था। कितना हो गया? 4334। और यही अगर हम लोग 3 साल के बाद, अगर 4 साल के बाद और देख लिया जाए तो ये 3600 घट करके चला आया था, यानी बहुत कम हो गया। ये भारत में कितना? 37,761 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए 27 बाघ रिजर्व है। 27 बाघ रिजर्व कह सकते हो कि इतना एरिया, यानी 37,761 वर्ग किलोमीटर हमारा जो एरिया है हमारे भारत का, इसमें मात्र 27 को क्या है, बाघ का रिजर्व किया गया है। वहां पर बाघ अभी मौजूद है, और वहां से बाघ इधर उधर जब होता है तो उसे ला करके फिर वहीं पर रख दिया जाता है, यानी इधर उधर आपको बाघ नहीं मिलेगा। वो रिजर्व है सिर्फ बाघ के लिए, तो वहां पर जाना भी रोक लगाया गया है। तो ये बाघ के लिए घर, जिसको कह सकते हैं कि बाघ के रहने के लिए घर, वो रिजर्व किया गया है। उसके लिए कोई दूसरा चीज
कोई जीव जंतु बैली नहीं जा सकता, वो सिर्फ जंगली जीव ही रह सकते हैं, क्योंकि उसका एनवायरमेंट अपना है। जंगली जानवर का और जंगली जीव का अपना दुनिया होता है। अब जानेंगे हम लोग चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आप भी VVI में डालिएगा। चिपको आंदोलन भी बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाए तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। चिपको आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिला में एक सुंदरलाल बहुगुणा थे, उनके नेतृत्व में ये किया गया। और आपको बता दें, जो आदिवासी होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनको उत्तेजित करके यानी उसको मोटिवेट करके, प्रेरित करके और ये आंदोलन शुरू किया गया। कहता है कि बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये अनपढ़ जनजाति, जो अनपढ़ थे, जनजाति थे, उनको उनके द्वारा 1972 ईस्वी में ये आंदोलन को शुरुआत किया गया, आरंभ किया गया। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ पौधे को काटते देख, जो ठेकेदार थे जो हरे भरे पेड़ पौधे को काट रहे थे, उनको काटते देख करके इनके मन में कुछ उफान आया और इन्होंने उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधे को ले लेते थे। यानी कि जो पौधा को काटना होता था, जो कुल्हाड़ी से काटते थे, तो उसको अपने आगोश में यानी कि उससे चिपक जाते थे और उसे अपने आगोश में और उसको रक्षा करते थे। कहता है कि घेर लिया करते थे और इनकी रक्षा करते थे और इससे कई देश ने स्वीकार किया। और इसी के नाम पर अगर ये आपको पता चले कि चिपको आंदोलन नाम कैसे पड़ा, तो चिपको आंदोलन क्योंकि लोग जो है पेड़ों से चिपक जाया करते थे और उनको बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। तो ये भी बात आप बिल्कुल याद रखिए, जैसे यहाँ पर चिपक गया है पेड़ों से, तो उस तरह से पेड़ों से चिपक जाते थे कि उसको रक्षा करने के लिए और उसे बचाया। और ये जो है प्रक्रिया, ये जो नियम है और इनका जो अथी है, ये पूरे देश में नहीं विदेशों तक गया है और विदेश के कई सारे देश ने इसे स्वीकार किया कि ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक है, अच्छा चीज है, तो इसे अपनाया भी। चलिए आगे की अगर बात करें तो वन जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान, वन जीवों को संरक्षण के लिए, वन के जो जीव है उनके बचाने के लिए कानून का जो प्रावधान है, नियम लगाया गया है, उनके बारे में जानेंगे। तो वन जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं कुछ कानून। तो उन नियम कानूनों के प्रावधानों को दो वर्गों में बांटा गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय नियम और एक राष्ट्रीय नियम। अंतर्राष्ट्रीय नियम की अगर बात करें तो देखिए, वन जीवों के संरक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक राष्ट्र, 2 या 2 से अधिक राष्ट्र, राष्ट्र माने देश होता है, 2 या 2 से अधिक राष्ट्र के जो समूह, जो ग्रुप होते हैं, उनके द्वारा राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत, राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता यानी कि कोई देश, एक देश हुआ और दूसरे देश दोनों मिल करके जो समझौता करता है उसको अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं। कहता है कि नियम और कानून प्रावधान बनाए गए हैं प्रकृति संसाधनों के संरक्षण पर 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बैलेंटस के कन्वेंशन 1971 तथा विश्व प्रकृति एवं संस्कृति धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत बनाए गए ये कानून है, जो जीव जंतु के साथ साथ वन को भी, वन और वन के जो जीव जंतु है उनको बचाए रखने के लिए ये सारे कानून बनाए गए थे। जो प्राकृतिक, जिसको धरोहर कह सकते हैं कि हमारा प्राकृतिक धरोहर है, जो हमारे पूर्वज से आते आ रहा है, प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अथी है, संपत्ति है, तो इसे बचाने के लिए ये अधिनियम, रक्षा अधिनियम बनाया गया है 1972 ईस्वी में अंतर्गत। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के द्वारा वन जीवों के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं और इस पर सख्ती से क्या हो रहा है, अनुपालन करके वन और जीवों की रक्षा की जाती है ना, की जा सकती है। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, देखिए राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून जो राष्ट्र का कानून अपना होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून उसको कह सकते हैं जो हमारे राष्ट्र, देश और विदेश, दूसरे देश दोनों मिलकर के जो निर्णय लेते हैं, समझौता करके जो निर्णय होता है, उस निर्णय को, उस नियम को हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून। अब हम लोग राष्ट्रीय कानून जो हमारे देश के अंदर का खुद का कानून, जो जज होते हैं वो खुद फैसला करते हैं, उससे हम लोग राष्ट्रीय कानून बोलेंगे। तो देखिए संविधान के धारा 21, संविधान के धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 और 51 के क ए वन जीवों तथा प्रकृति संसाधनों के संरक्षण के नियम है और वन जीव सुरक्षा एक्ट 1972 नियमावली एवं 1973 एवं संशोधित एक्ट 1991 के अंतर्गत पक्षियों और जानवरों के शिकार करने पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगा दिया गया। क्लियर। चलिए आगे अगर हम लोग देखें
तो ये भी देखेंगे कि जैव विविधता कहता है पृथ्वी पर पौधे और जीव जंतु, पृथ्वी पर पौधे और जीव जंतु लगभग 17-18 लाख से ज्यादा प्रजातियां का वितरण मिलता है। याद रखिए, हमारे पूरे धरती की बात करें, पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं, पूरे पृथ्वी की अगर बात किया जाए तो एक दो नहीं, पूरे 17 से 18 लाख से ज्यादा आपको जीव मिल जाएंगे, अलग अलग किस्मों के, मानव के साथ मिलाकर के, जीव जंतु पेड़ पौधे से लेकर के पक्षी जानवर और मानव, इन सभी को मिलाकर के अगर बात किया जाए तो पौधे, कई प्रकार के पौधे भी मिल जाएंगे, तो कई प्रकार के मिल जाएंगे, साथ में जीव जंतु, इन सभी को अगर मिलाएं तो 17 से 18 लाख से ज्यादा प्रजाति आपको मिल जाती है हमारे पूरे पृथ्वी पर। पृथ्वी पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे और जीव जंतुओं का होना जैव विविधता को दर्शाता है, और यही जैव विविधता मतलब विविधता मतलब अलग अलग होता है जो दर्शाता है। आगे अगर बात करें तो जैव विविधता का सामान्य अर्थ, जैव विविधता का जो सामान्य मेन अर्थ जो है वो जीवों की विविधता, जीवों की विभिन्नता अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में, किसी एकदम विशेष खास वाला जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों, जैसे जानवर, पक्षी, जलीय जीव, पेड़ पौधे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उन सब आदि को उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता अलग अलग स्थान पर अलग अलग होती है या हो सकती है। क्लियर? चलिए, ये इतना था। साथ में एक थोड़ा सा और आगे है कि हमारे देश की अगर बात करें तो हमारा देश जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक देशों में से एक है बाबू। हमारे देश में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, यानी कि जैव विविधता में हमारा देश भी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अगर इसकी गणना विश्व के 12 विशाल देशों में जैविक विविधता के वाले देश में भी की जाती है, यानी कि हमारे पूरे दुनिया में 195 देश है, उसमें से ये 12वां विशाल देश में आता है जो हमारा भारत आता है। कहता कि यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियां का हुआ है 8% संख्या है। पूरे दुनिया में जितना जीव है उसके 8% हमारे सिर्फ भारत में पाया जाता है, जो 12वां स्थान है। लगभग 16 लाख पाई जाती है, क्या चीज? जीव जंतु पाई जाती है जो हमारे भारत में पाई जाती है। क्लियर? आगे अगर बात किया जाए तो ये हम लोग जानेंगे कि राष्ट्र के स्वस्थ जैव मंडल एवं जैविक उद्योग के लिए समृद्ध जैव विविधता अनिवार्य है। राष्ट्र के स्वस्थ और जैव मंडल के लिए, जैविक उद्योग के लिए समृद्ध जो है जैव विविधता बिल्कुल जरूरी है। साथ में जैव विविधता का उपयोग कृषि और बहुत सारे औषधि में भी किया जाता है, होता है। क्लियर? चलिए, ये इतना ही था। और इसके बाद आपका अगला नंबर एक्सरसाइज अगले बार मिल जाएगा। इसका क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आपको अगले दिन ही मिलने वाले हैं, तो उसके लिए भी बिल्कुल आप उसमें देखते रहिए। साथ में आपको ये कहेंगे कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन होगा ये बिल्कुल आप लोग आगे शुरुआत से एकदम देखते रहिए। एक बार देखे, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, साथ में इसको आपको रिविजन करने के लिए भी इसको देखते रहना चाहिए। साथ में आपको ये बोलेंगे कि बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट भी जारी कर दिया है, तो एनसीईआरटी के जो सरकारी नेट पर जो जारी मॉडल सेट है उसे बिल्कुल देखिए और 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 बार नहीं, आप उसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। बाजार में आपको कई सारे आपको मिल जाएंगे, तो उनको भी आप जरूर लीजिए और साथ में उसको भी पढ़ करके देखिए। साथ उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको लगभग 20 से 30% पास नंबर में आपको आ ही जाएगा। साथ में हम भी आपको रिवीजन कराते रहेंगे, मॉडल सेट से भी, क्वेश्चन बैंक से भी, और साथ में एटम बम वगैरह कुछ आता है तो उससे भी हम आपको दिखाते चले रहेंगे। जो आपको मेन क्वेश्चन आएगा एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। चलिए, थैंक यू। नहीं